हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम दोस्तों दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे थे। हमने दिल्ली सल्तनत में 3 वंशों के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें कि गुलाम वंश था, खिलजी वंश और तुगलक वंश। इन तीनों वंशों के बारे में हमने डिटेल से जान लिया था। इनके बारे में सब कुछ पढ़ लिया था हमने। अब जो तुगलक वंश का जो लास्ट शासक था, उस 1414 में हत्या हो जाती है। उसके बाद में एक नया वंश शुरू होगा जिसका नाम है सैयद वंश। सैयद वंश की स्थापना हम जाने तो सैयद वंश सबसे पहले 1414 से 1451 तक सैयद वंश चला था। इसमें कुल 4 शासक थे, जिसने स्थापना करी थी उसका नाम खिज्र खां था। सैयद वंश की स्थापना करने वाले का नाम खिज्र खां था। खिज्र खां जब हमारे देश पर, भारत पर तैमूरलंग ने 1398 में आक्रमण करा था, तो माना जाता है कि खिज्र खां उस टाइम पर तैमूरलंग का सहयोगी था, यानी कि एक तरीके से तैमूरलंग का इसने साथ दिया था। तो जब तैमूरलंग भारत से लौट करके जा रहा था, तो उस टाइम पर इसको खिज्र खां को तैमूरलंग ने लाहौर को और मुल्तान का क्षेत्र दिया था। तो इसको मुल्तान का और लाहौर के क्षेत्र में शासन कर रहा था। इसको थोड़ा अच्छा नहीं लगा। इसने सोचा कि मैं दिल्ली पे अपना शासन कर लूँ, तो इसने दिल्ली को जीत लिया। दिल्ली पर ही इसने शासन करने लगा। तो इसका शासन खिज्र खां का, जब ये दिल्ली गद्दी पर बैठा तो इसने अब सैयद वंश की स्थापना कर दी। ये पहला ऐसा शासक था जो कि तुर्क वंश का नहीं था, जो कि इससे पहले वंश थे वो तीनों वंश तुर्क वंश थे, तुर्की थे सारे। लेकिन ये शिया वंश का एक नया शासक था। एक तो इसका शासन 1414 से शुरू होता है, मतलब 1414 में दिल्ली पर अपना शासन स्थापित कर देता। उसके बाद में 1414 से 1421 तक इसका शासन चलता है। 1421 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका जो वंश था ये तुर्क ना होकर ये शिया वंश का था। ये अपने आप को जो हमारे मोहम्मद पैगंबर साहब थे उनके वंश का बताता था। हालांकि ये साबित नहीं कर पाया था, पूरी तरीके से साबित नहीं कर पाए थे, पर लेकिन बताता था कि मैं पैगंबर साहब के वंश का हूँ, वंशज हूँ। तो ये शिया वंश का था पहला, जो कि दिल्ली सल्तनत पर तुर्कों के अलावा कोई जो वंश होगा वो पहला शिया वंश हुआ था, जिसका स्थापना खिज्र खां ने करी थी। अब खिज्र खां के बाद बैठा था मुबारक शाह, जो कि मुबारक शाह का शासन चला था 1421 से 1434 तक। इसकी क्या खास बात है, इसने मुबारकाबाद नाम का एक शहर बसाया था, मुबारकाबाद करके, जो कि यमुना नदी के किनारे था। यमुना नदी के किनारे इसने शहर बसाया था। बस ये इसकी एक मेन बात है। और ये जितने भी सैयद वंश में शासक हुए थे, 4 शासक हुए थे, चारों शासकों में सबसे शक्तिशाली या प्रतापी शासक मुबारक शाह ही था। अब इसके बाद आएगा मोहम्मद शाह, तीसरा शासक। मोहम्मद शाह का भी कुछ ज़्यादा जिक्र नहीं है। इसका शासन काल है 1434 से 1443 तक। मोहम्मद शाह के बाद आता है मुबारक शाह। आलम शाह सैयद वंश का लास्ट और अंतिम शासक था। इसके बाद में फिर एक नया वंश उदय होगा। आलम शाह का शासन काल है 1443 से 1451 तक। बस इनका शासन इम्पोर्टेंट है कि कब से कब तक इनका शासन चला था। अब इनके बाद में हम बात करेंगे, एक ये तो सैयद वंश हो गए, सैयद वंश के शासक हो गए इनमें। अब इन सैयद वंश के बाद एक नया वंश होगा दिल्ली सल्तनत में ही, जो कि लोधी वंश के नाम। लोधी वंश जब स्टार्ट होगा, हम लोधी वंश की बात करेंगे। अब इसके आगे लोधी वंश के जितने भी शासक हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लोधी वंश में ये चला था 1451 से 1526 तक। लोधी वंश की हम बात करें तो लोधी वंश की स्थापना, यानी कि लोधी वंश की शुरुआत जो करी थी वो सबसे पहले बहलोल खान लोधी ने की थी। बहलोल लोधी नाम का शासक था। इसने 1451 में इस वंश की स्थापना करी थी। इसकी इम्पोर्टेंट बात यही है कि एक तो इसने लोधी वंश की स्थापना करी है, और इसके शासन की बात करें, इसका शासन 1451 से 1489। बहलोल लोधी ने एक बहलोली नाम का सिक्का चलाया था, जो कि इनके टाइम का एक फेमस सिक्का था। दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में ज़्यादातर ये सिक्का चलता था।
ठीक है। अब इसके बाद में जो बहलोल लोदी है, बहलोल लोदी की 1489 में मृत्यु हुई। और सबसे बड़ी बात, दिल्ली सल्तनत में जितने भी राजा हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा दिनों तक शासन करने वाले, ज़्यादा वर्षों तक शासन करने वाले जो शासक थे वो बहलोल लोदी थे। अब इसके बाद जो बहलोल लोदी के बाद लोधी वंश में अगले शासक आएंगे, वो उनका नाम है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी शासन करेंगे अपना। सिकंदर लोधी का शासन है 1489 से लेकर के 1517 तक। सिकंदर लोधी की हम बात करें तो सिकंदर लोधी बहलोल लोधी के ही तीसरे पुत्र थे। जो इनका रियल नाम था, इनके जो रियल नाम था, इनका रियल नाम निजाम खां था, निजाम खां। बाद में ये सिकंदर लोधी के नाम से शासन करते हैं दिल्ली पर। निजाम खां के नाम से ये गद्दी पर बैठते हैं। ये जब दिल्ली पर शासन करते हैं तो ये गद्दी पर बैठने के बाद यानी 1489 के बाद कुछ वर्षों के बाद 1504 में ये एक नए शहर की स्थापना करते हैं, जिसका नाम 1504 में आगरा है। आगरा नाम इन्हीं के टाइम पर पड़ा हुआ आगरा शहर का। 1504 में आगरा की स्थापना करते हैं। और इसके 2 वर्षों बाद 1506 में ये इसको ही अपनी दिल्ली से राजधानी बना लेते हैं, आगरा को। इस दिल्ली से इस तरह से करके अपनी आगरा को राजधानी बनाते हैं 1506 में। और इनके टाइम के काम की बात करें तो इन्होंने अपने टाइम पर जो कुतुब मीनार है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण शुरू करवाया था। उसका कुतुब मीनार का इन्होंने कुतुब मीनार का मरम्मत भी करवाई थी इन्होंने। उसका एक थोड़ा सा भाग टूट गया था तो इनके टाइम पर मरम्मत भी हुई थी कुतुब मीनार की। और इन्होंने आगरा शहर की स्थापना करी दी है। ये अपने टाइम के एक मतलब लोधी वंश में एक शक्तिशाली शासक थे, एक प्रतापी शासक थे दिल्ली सल्तनत। मापन यंत्र चलाया था गजे सिकंदरी करके, जिसके द्वारा भूमि की पैमाइश करी जाती थी। इसकी जो ये 30 इंच का होता था उस टाइम पर, इसके द्वारा इनके टाइम पर भूमि की पैमाइश की जाती, नाप तोल करी जाती थी। और सिकंदरी गज के नाम से जो इनका बनाया हुआ एक इसके द्वारा ही करी जाती थी। इसके द्वारा भूमि की पैमाइश, भूमि की नाप तोल करी जाती थी। अब क्या होता है, इनकी 1517 में मृत्यु होने के बाद इनका जो उत्तराधिकारी है वो गद्दी पर बैठेगा इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी शासन करेगा दिल्ली की सल्तनत से। 1517 में ये गद्दी पर बैठ जाएगा। इसका शासन की बात करें तो हम 1517 से 1526 तक इसका शासन चलता है। अभी जिस साल गद्दी पर बैठता है दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है, उसके 1 वर्ष बाद इसका सामना होता है मेवाड़ के एक शासक थे, शक्तिशाली शासक थे, राणा सांगा। तो तोखली नाम की एक जगह है, उस जगह पर 1518 ईस्वी में 1518 में तोखली नाम जगह पर इनका युद्ध होता है राणा सांगा से, जो कि इनका पहला युद्ध था। और उसको ये हार भी जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पर ये राणा सांगा मेवाड़ में, राजस्थान के अंदर मेवाड़ रियासत थी है, उसके एक शक्तिशाली शासक थे, जो कि पूरे एक तरीके से पूरे आधे से ज़्यादा भाग पर राजस्थान पर राणा सांगा का ही उस टाइम पर राज था। तो एक शक्तिशाली शासक, इन्होंने इसको इब्राहिम लोधी को हरा दिया। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि एक तो इब्राहिम लोधी इतना शक्तिशाली शासक नहीं है, उसको आसानी से हराया जा सकता है और दिल्ली पर राज भी करा जा सकता है। राणा सांगा ने इसको हराने के बाद, इब्राहिम लोधी को हराने के बाद फिर भी दिल्ली पर अपना राज्य स्थापित नहीं करा था। इन्होंने इसी के इब्राहिम लोधी के पास रहने दिया था। पर लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है, इब्राहिम लोधी के ये चाचा थे, एक आलम खां और एक दौलत खां करके मुल्तान में एक शासक था। ये दोनों आलम खां और मुल्तान खां पंजाब की साइड में थे, हमारे भारत के पश्चिम में शासन कर रहे थे उस टाइम पर। तो जो इनके चाचा थे आलम खां के द्वारा बाबर को निमंत्रण, बोला जाता है आलम खां के द्वारा ही बाबर को निमंत्रण दिया गया था कि आप आइए और भारत पर आक्रमण करिए। जब बाबर के पास में निमंत्रण गया तो बाबर ने भी सोचा कि भाई मेरे पास एक तो निमंत्रण आ रहा है कि भारत पर आक्रमण करने का, और इब्राहिम लोधी को देख के पता चल रहा है कि ये इतना शक्तिशाली शासक नहीं है। तो उन्हें बाबर को पता भी लग गया था कि मुझे थोड़ा सहयोग भी मिलेगा भारत से, जब मेरे पास निमंत्रण आ रहा है भारत में आने के लिए तो थोड़ा बहुत तो सहयोग मिलेगा कुछ राजाओं का। तो इसलिए बाबर भारत पर आक्रमण करता है। एक दौलत खां नाम करके था, दौलत खां था जिसने कि निमंत्रण दिया था। ये 2 थे जिनके कारण बाबर भारत में, माना जाता है बाबर ने भारत के अंदर प्रवेश करा था।
अब क्या होता है, बाबर भारत में जब आ जाता है तो दिल्ली गद्दी पर इब्राहिम लोधी है। तो ये 1526 में पानीपत का पहला युद्ध होगा इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में। पानीपत का पहला युद्ध, प्रथम युद्ध होगा। ये पानीपत हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा के पास है ये जगह पानीपत। यहाँ पर इब्राहिम लोधी की और बाबर की सेना के बीच में, दोनों के बीच में युद्ध होता है। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि इब्राहिम लोधी की सेना बाबर की सेना के दुगनी थी, पर फिर भी उस बाबर इसको आसानी से हरा देता है इब्राहिम को, और इसको हराने के बाद में इसकी यहीं पर हत्या कर देता है। ये इब्राहिम लोधी ऐसा पहला शासक था जो कि युद्ध के ही दिल्ली का ऐसा पहला सुल्तान था जो कि युद्ध के ही अंदर मारा जाता है, यानी कि युद्ध में ही मारा जाता है, युद्ध के अंदर ही। इसको हराने के बाद बाबर यहीं पर मार देता है। इसका सबसे बड़ा कारण बाबर का यहाँ युद्ध जीतने का माना जाता है कि तो इसने इसमें तोपों का प्रयोग करा था सबसे पहले, क्योंकि भारत के जो राजा थे उनको इतना तोपों के बारे में या भारत के बारे में ज्ञान नहीं था, यानी कि इतने अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना नहीं आता था, या पता नहीं था उनके बारे में कि कैसे कैसे पता करा जाता है, मतलब कैसे युद्ध लड़ा जाता है या कैसे सामना करा जाएगा। और इसमें एक ने नई युद्ध पद्धति अपनाई थी जिसको तुगलका पद्धति अपनाते हैं। तुगलका पद्धति के नाम से जाना जाता है, जो कि बाबर ने अपनाई थी। इसमें क्या होता है, इसमें इसने अपने जो भी इसके बाबर ने अपने आगे भी और अपने पीछे भी, मतलब अपने पीछे और साइड में दाएं बाएं में इसने खाइए भी खुदवाई थी कि अगर कोई हमारे पीछे से या साइड में से दाएं बाएं से आक्रमण ही करना चाहे तो भी आसानी से आक्रमण न कर पाए। और ये तुगलका पद्धति ऐसी थी कि इसमें पहले कुछ सैनिकों को लड़ने के लिए भेजता था, जब वो थक जाते तो फिर पीछे से सैनिक टुकड़े निकालता था, फिर उन्हें लड़ने के लिए भेजता था। तो इसलिए इसकी सेना इतनी जल्दी थक नहीं पाती थी। जो दुश्मन सेना थी वो थक जाती थी और जल्दी से जल्दी हार मान जाते थे उसके सैनिक, क्योंकि इसके सैनिक ही जितने हार जाते थे उन्हें फिर बुलाकर दूसरों को भेजता था। ये इसकी कुछ ऐसी रणनीति थी जिसके कारण ये युद्ध जीतने में इसे सफलता मिली और आसानी से इसने पानीपत का प्रथम युद्ध जीत लिया। अब क्या होगा, ये जब 1526 में पानीपत का युद्ध जीत लेगा, इसमें इसके दो तोपची और थे। हम इसके तोपचों की बात करें तो जो इसकी मेन भूमिका निभाई थी युद्ध में, दो तोपची थे। तोपचों का नाम था, एक का था उस्ताद अली और एक का था मुस्तफा अली। इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी, तोपों को चलाने वाले थे उस्ताद अली और मुस्तफा अली ये दो तोपची थे। इन्होंने युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जब ये अब बाबर 1526 में पानीपत का युद्ध जीत गया तो अब इसके बाद में जो भारत पर एक नए वंश की शुरुआत होगी, मुगल वंश एक स्टार्ट हो जाएगा, एक मुगल वंश की शुरुआत हो जाएगी। यहीं तक दिल्ली सल्तनत की एंड हो जाता है जब इब्राहिम लोधी मर जाता है, इसको यहीं हत्या कर देता है इसकी। अब यहाँ से आगे के लिए एक नया वंश चलेगा, इसमें मुगल वंश के शासक आएंगे। ये यहाँ पर एक बहुत ही मतलब एक तरीके से टर्निंग पॉइंट था यहाँ से, जब बाबर इस युद्ध को जीत जाता है। अब यहीं से ही बाबर पूरे देश पर राज